हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आपके लिए मैं लेके आया हूं उत्तराखंड एलटी 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन, जिसमें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे यूनिट थर्ड के एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसी से रिलेटेड है। इसका पार्ट थर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने 2 पार्ट इसके देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा यूनिट थर्ड में इम्पॉर्टेंट टॉपिक सूक्ष्म शिक्षण, इस पे हम एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं आपके लिए। होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो इन एमसीक्यूज़ का आंसर आप मेरे साथ दे सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन पता लग जाएगी कि किस लेवल की प्रिपरेशन आपकी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि शिक्षक शिक्षण की जटिलता को सूक्ष्म शिक्षण में किस प्रक्रिया द्वारा कम किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में किस प्रक्रिया द्वारा कम किया जाता है, यह आपका पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न में क्या है, देखिए आपके पास ये जो स्टेटमेंट दिया है एक्चुअली वो किसने दिया है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट क्या है पहले आप उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा कि सूक्ष्म शिक्षक शिक्षण में, या जो आपका टीचिंग टीचर टीचिंग होती है आपको पता ही है, तो उसकी जटिलता को सूक्ष्म शिक्षण में किसी प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, कम किया जाता है। क्या कम किया जाता है, स्केल्ड एंड डाउन, पृष्ठपोषक, निर्देश द्वारा, या कोई नहीं। आपको इनमें से आंसर बताना है कि शिक्षक शिक्षण की जो जटिलता है उस पर सूक्ष्म शिक्षण में किस प्रक्रिया द्वारा कम किया जाता है। उसको जो सूक्ष्म जो टीचर की टीचिंग होती है उसमें जो जटिलता आती है उसको किसके द्वारा कम किया जाता है, स्केल डाउन, पृष्ठपोषक, निर्देशों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं का मतलब कि इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं वो आपके गलत हैं। तो किसके द्वारा किया जाता है, स्केल्ड डाउन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कि जो टीचर टीचिंग है उसमें जो जटिलता आती है उसमें सूक्ष्म शिक्षण की कौन सी प्रक्रिया कम करती है, उसको स्केल डाउन करते थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की तरफ। जब शिक्षक सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित हो जाता है तो उसको कक्षा में उत्पन्न होने वाली किन समस्याओं से नहीं उलझना पड़ता है। अगर कोई टीचर जो है सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित हो गया यानी सीख गया है, तो उसको जो है अब कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे उलझना नहीं पड़ेगा। शिक्षक और छात्र के मध्य दूरी, आत्मविश्वास की कमी, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का अभाव और उपयुक्त सभी। तो यहाँ से आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए अगर आप सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित हो गए हैं तो सारी चीज़ों समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। किस किस से, देखिए आप छात्र और शिक्षक की दूरी समझ पाएंगे कि कैसे होता है, और आत्मविश्वास की कमी आप में नहीं रहेगी, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का अभाव आप में नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। तो इसका सही आंसर था डी। बढ़ते हैं आगे। जेसी क्लिफ्ट के सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया को चलाने वाले तत्वों को कितने वर्गों में बांटा। जो जेसी क्लिफ्ट महोदय थे उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया को चलाने वाले तत्वों को कितने वर्गों में बांटा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो जेसी क्लिफ्ट महोदय हैं उनके अनुसार बात हो रही है। तो उन्होंने बांटा था 3, 5, 6, 9 में से 3 में। तो जो जेसी क्लिफ्ट महोदय थे उन्होंने कितने में बांटा था, 3 में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब वो 3 क्या थे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न उसके लिए, क्लिफ्ट ने सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के 3 वर्ग में कौन कौन से बताए। ज्ञान प्राप्ति का स्तर, कौशल प्राप्ति स्तर, स्थानांतरण स्तर। ज्ञान प्राप्ति का स्तर, स्थानांतरण स्तर, प्रशिक्षण, कौशल, प्रशिक्षण, विषय वस्तु, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपके पास ज्ञान प्राप्ति का स्तर, कौशल और फिर स्थानांतरण। पहले आप ज्ञान प्राप्ति का स्तर मतलब ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, कौशल सीखेंगे और फिर उस ज्ञान को जो है स्थानांतरित करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ए। किलपिट के अनुसार जो है जो 3 स्तर थे वो थे ज्ञान प्राप्ति, कौशल प्राप्ति और स्थानांतरण। इसका ध्यान रखिएगा, ये किलपिट के अनुसार है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण के अंतर्गत आने वाले कौशलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो शिक्षण के अंतर्गत कौशल आते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो अभी आपको पता ही है कि 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बिकमिंग बेटर टीचर माइक्रो टीचिंग अप्रोच। यह पुस्तक किसकी है, बिकमिंग बेटर टीचर माइक्रो टीचिंग अप्रोच।
ये जो पुस्तक है किसकी है? केवल पासी, करण और नयाल की। तो ये पुस्तक है डॉक्टर डी के पासी की। डी के पासी एक बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो ये जो पुस्तक लिखी थी बिकमिंग बेटर टीचर माइक्रो टीचिंग अप्रोच, ये किसने लिखी थी? डॉक्टर पासी ने। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर पासी ने कितने शिक्षण कौशलों का वर्णन किया है? फिर से देखते हैं, डॉक्टर पासी से ही प्रश्न है। तो डॉक्टर पासी ने जो है शिक्षण कौशल बताए थे, और वो कितने शिक्षण कौशल बताए थे? 13 शिक्षण कौशल बताए थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। आगे देखिए, निरीक्षण शेड्यूल कितने प्रकार का होता है? निरीक्षण शेड्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके पास 2 प्रकार के। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। उसके बाद वो 2 प्रकार होते क्या क्या है? तो देखिए, निरीक्षण शेड्यूल 2 प्रकार का होता है। क्या क्या? श्रेणी प्रकार, मूल्यांकन प्रकार, मूल्यांकन प्रकार, मापन प्रकार, मापन प्रकार, श्रेणी प्रकार। तो जो निरीक्षण शेड्यूल होता है वो 2 प्रकार का होता है, और वो जो 2 प्रकार होते हैं वो होता है श्रेणी प्रकार और मूल्यांकन प्रकार। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, यह कथन किसका है? पूर्वकालीन शिक्षण प्रशिक्षण। पूर्वकालीन शिक्षण प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण है, ध्यान रखिएगा। पूर्वकालीन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षक प्रभावात्मकता की दृष्टि से कोई उच्च स्तरीय परिणाम नहीं दिखाता, सिवाय इसके कि वह सिर्फ परंपरागत साधन रहता है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था? माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कथन है। तो कॉलन गुड, कॉलन बैच और गॉल, डॉक्टर पासी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कथन था ये कहा था आपका कॉलन बैच और गॉल ने। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्यापन का नामांकन किस सन में हुआ था? जो सूक्ष्म अध्यापन है इसका नामांकन किस सन में हुआ था ये आपको बताना है। 1962, 61, 64, 63। तो इसका सही आंसर है डी 1963 में। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्यापन का नामांकन किसने किया था? किसने जो है सूक्ष्म अध्यापन का नामकरण किया था? यानी अब देखिए, सूक्ष्म अध्यापन से आप कंफ्यूज मत हुइए, माइक्रो टीचिंग ही है, सूक्ष्म शिक्षण ही है। तो DWD एलन, प्रोफेसर LC सिंह, पासी या सेल शर्मा। तो इसका सही आंसर है, आपको पता है, DWD एलन। इन्हीं को जो है सूक्ष्म शिक्षण का जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सूक्ष्म शिक्षण संबंधित शोध कार्य का महत्वपूर्ण समय माना जाता है। भारत में जो शिक्षण संबंधित सूक्ष्म शिक्षण संबंधित शोध कार्य है उसके लिए महत्वपूर्ण ईयर कौन सा माना जाता है? 81, 71, 1970 या 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास 1970। तो इसका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर पासी किस विश्वविद्यालय में कार्यरत थे? MM विश्वविद्यालय बड़ौदा, देवी अहिल्याबाई विद्यालय इंदौर, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली या JNU दिल्ली। तो ये थे आपके कार्यरत MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। तो इसलिए इसका हो जाएगा ए सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर पासी ने किस विभाग द्वारा भारतीय कक्षा परिस्थितियों में 13 शिक्षण कौशलों को पहचाना? जो डॉक्टर पासी है उसने किस विभाग द्वारा भारतीय कक्षा परिस्थितियों में 13 शिक्षण कौशलों की पहचान की थी? सेंटर ऑफ एडवांस इन एजुकेशन, मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन, सेंटर ऑफ स्टडी इन एजुकेशन, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। तो ये जो है आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस विभाग से भी संबंधित थे वो। बढ़ते हैं आगे। माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने जो है माइक्रो टीचिंग पुस्तक लिखी है? डॉक्टर पासी, एलेनोर रियान, दयाल और डॉक्टर RP यादव। तो ये प्रश्न मेरा आपके लिए है कि माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये सबको पता होना चाहिए, आपको भी पता होगा। इसमें से 4 ऑप्शन है, अगर आपको नहीं आएगा तो 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि लोगों को थोड़ा सा ये भी पता चले कि क्वेश्चंस एक्चुअली चल क्या रहे हैं। तो आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आते हैं पाठ्य योजना बनाना, अध्यापन कार्य करना, पृष्ठ पोषण देना और उपयुक्त तो सभी। तो इसका तो सही आंसर होगा आपका डी, क्योंकि सब कुछ आता है। पाठ्य योजना बनाना, फिर आप क्या करते हैं उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर आपको फीडबैक मिलता है, फिर आप रीप्लान करते हैं, फिर रीटीच करते हैं, फिर री फीडबैक लेते हैं। इस तरह से सूक्ष्म शिक्षण का चक्र चलता है। अवरोही
श्रृंखला अभिकर्म के प्रणेता हैं। तो आपका जो सूक्ष्म शिक्षण है, मैंने पहले जब डिटेल क्लासेस पढ़ाई है सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड, उसमें बताया था कि जो आपका सूक्ष्म शिक्षण है वो भी अवरोही क्रम में चलता है। तो अवरोही श्रृंखला अभिकर्म के प्रणेता गेने, प्रेस्ली, मैरिस और गिलबर्ट, इनमें से कौन है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है गिलबर्ट, यानी डी सही हो जाएगा। नॉर्मन क्राउडर को जाना जाता है किसके लिए, शाखीय अभिकर्मित के लिए, रेखीय अभिकर्मित के लिए, सूक्ष्म शिक्षण के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो जो आपका नॉर्मन क्राउडर था, ये सबको पता है कि शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक थे, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठ पोषण का स्रोत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठ पोषण का स्रोत नहीं है। वीडियो टेप, छात्र, टेप रिकॉर्डर, पर्यवेक्षक। सूक्ष्म शिक्षण में जो है पृष्ठ पोषण का स्रोत कौन नहीं है, ये आपको बताना है। वीडियो टेप, छात्र, टेप रिकॉर्डर और पर्यवेक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास बी, यानी छात्र, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण तो वैसे भी कहाँ चलता है आपका, अपने साथ वाले बच्चों के साथ चलता है। सूक्ष्म शिक्षण क्लास में नहीं चलता है बच्चों के सामने, तो सहपाठियों के साथ है, तो वहाँ आपका छात्र नहीं होगा। आप वीडियो टेप कर सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण, जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं, आप उसको वीडियो टेप करके रखिए, या टेप रिकॉर्डर कीजिए, या पर्यवेक्षक कीजिए। यही तीन लोग जो है क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। आप स्टूडेंट के सामने तो माइक्रो टीचिंग करते ही नहीं हो, माइक्रो टीचिंग तो आप अपने साथ वाले बच्चों के साथ करते हो, तो छात्र तो आना ही नहीं है, तो इसीलिए छात्र आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी इस पर भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर आपने गलत पढ़ा दिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ये आंसर बी ही इसका सही होगा। अब देखिए, सूक्ष्म शिक्षण और परंपरागत शिक्षण में अंतर है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र संख्या कम होती है, जबकि परंपरागत में ज़्यादा। सूक्ष्म शिक्षण में विषय वस्तु कम होती है, जबकि परंपरागत में अधिक। सूक्ष्म शिक्षण में कालांश संक्षिप्त होता है, जबकि परंपरागत में अधिक। और उपयुक्त सभी, तो इसका तो सब सही आंसर दे रहेंगे, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता थे, सूक्ष्म शिक्षण के जो प्रणेता थे उसे किसे माना जाता है, तो ये बहुत अधिक आसान प्रश्न आपके लिए हो गया। डेविस, हर्बर्ट, एलेन और ग्लेसर, तो आपको पता है एलेन, इसका सही आंसर हो जाएगा DWLN, यानी सी। उसके बाद बात करते हैं प्राप्य उद्देश्यों की। प्राप्य उद्देश्य जो होते हैं जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या है, सामान्य है, विस्तृत है, समग्र है या निश्चित, तो इसका हो जाएगा बी, विस्तृत। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक विद्यालय मर चुका है के रचयिता कौन है। जो पुस्तक है विद्यालय मर चुका है, इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे आपके पास यशपाल, तो इसका हो जाएगा ए सही। आगे बढ़ते हैं। एलन और रायन ने कितने शिक्षण कौशलों की व्याख्या की है, 14, 16, 21 और 20। एलन और रायन ने एक साथ जो की थी, वो कितने शिक्षण कौशलों की व्याख्या की थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 14, 16, 21 और 20, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का दोष है, धन की समस्या आती है, सहयोगी समूह से पृष्ठपोषण प्राप्त करना संभव नहीं है, वीडियो टेप ना होने पर अभ्यास के समय गहन समस्या उत्पन्न होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सहयोगी समूह से पृष्ठपोषण प्राप्त करना संभव नहीं है, यही इसका दोष है। आप सहयोगी समूह से पृष्ठपोषण नहीं करते। माइक्रो टीचिंग में जब आप टीचिंग कर रहे होंगे, तो आप कहाँ से, लेसन प्लान में कोई बच्चा थोड़ी ना आपका फीडबैक देता था, कौन देता है, पर्यवेक्षक देता है, जो आपके सुपरविजन टीचर होता है वो आपको फीडबैक देता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि धन की समस्या भी आ सकती है, सहयोगी समूह से पृष्ठपोषण प्राप्त करना संभव नहीं है, यही इसका एक बहुत बड़ा दोष है। वीडियो टेप ना होने पर अभ्यास चयन में गहनता आ सकती है, अगर वीडियो टेप ना हो तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अपनी क्लास को देख नहीं सकते, कहाँ पे मिस कर रहे हैं ये नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है, अभ्यास हेतु तो स्कूल मिलने की समस्या भी नहीं रहती है, निश्चित व्यवहारिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, कम बच्चे होने से अनुशासनहीनता की समस्या नहीं रहती, उपयुक्त सभी, तो इसका भी आपका रहेगा उपयुक्त सभी। अब यहाँ कम बच्चे का मतलब सहपाठी से है, इसको आप छात्र मत समझिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम किया जा सकता है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, शिक्षण कार्य द्वारा, टीवी द्वारा या रेडियो द्वारा, तो इसका भी आप सही आंसर दे रहे होंगे, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आप बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य सोपान हैं नियोजन, नियोजन पुनः शिक्षण,
वाद विवाद तथा प्रदर्शन और उपयुक्त सभी। तो अब देखिए नियोजन और नियोजन पुनः शिक्षण, ये तो मुख्य सोपान है ही। तो अब इसमें दो हैं तो आपको उपयुक्त सभी ही लगाना पड़ेगा, और वैसे भी विवाद और वाद विवाद और प्रदर्शन भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है शिक्षण कौशलों के लिए, शाब्दिक व्यवहार के लिए, भूमिका निर्वाह हेतु, उपयुक्त सभी। तो जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है वो देखिए शाब्दिक व्यवहार और भूमिका के निर्वाह के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ भी आप उपयुक्त सभी मत लगा देना, इसका होगा शिक्षण कौशलों के लिए। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने शिक्षण कौशलों का विकास करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म हुआ 61, 62, 71 और 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास 61 में। तो 1961। सूक्ष्म शिक्षण कम समय कम छात्रों और कम क्रियाओं की प्रविधि है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जो स्टेटमेंट दिया है सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कम समय कम छात्रों और कम क्रियाओं की प्रविधि है, यह कथन किसका है? पासी, एल सिंह, बी एम शेरे या आर पी सिंह का? तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था आपका पासी ने। तो पासी आपका सही आंसर हो जाएगा ए। पासी का बहुत बड़ा योगदान है सूक्ष्म शिक्षण में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो रिलेटेड थे सूक्ष्म शिक्षण से। होपफुली आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद मैं लेके आऊँगा आपके लिए फिर से एक ऑब्जेक्टिव सीरीज़। बने रहिए, हम सारे टॉपिक्स को ऑब्जेक्टिव के द्वारा भी कवर करेंगे, और उधर से हमारा यूनिट 4 चल ही रहा है, आप यूनिट 4 भी कंटिन्यू रहेगी। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।